नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज तारीख है 13 अगस्त 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम पहली खबर शुरू करते हैं हमारी आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत। जैसा कि हमें पता है कि आरबीआई महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करती जा रही है, जिससे वो कहीं ना कहीं जो रेपो रेट है उसमें वृद्धि कर रही है, ताकि जो महंगाई है उसको 2 से 6 की जो रेंज है उसके अंदर लाया जा सके। तो हाल ही में आर्थिक मोर्चे पर राहत की बड़ी खबरें आई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जुलाई की जो खुदरा महंगाई दर थी वो आशा के अनुरूप कम होकर 6.71% हुई है, जो कई जून में 7.01% थी। खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 6.75% रही है, जो आरबीआई की जो अधिकतम 6% की सीमा से अधिक है। तो आरबीआई कहीं ना कहीं इसे नियंत्रित करने की प्रयास कर रहा है। औद्योगिक उत्पादन में 2.5 अंक में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जून में औद्योगिक उत्पादन पिछले जून के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों की बढ़ोतरी दर कम होने से खुदरा महंगाई दर में नरमी आई है। सब्जी है, खाद्य तेल है, दाल है, अंडे हैं, दूध है, दुग्ध उत्पाद हैं, फल हैं, मसाले हैं, कपड़ा है और फुटवेयर के दामों में कमी आने से कहीं न कहीं जो खुदरा महंगाई दर है उसमें कमी आई है। जुलाई की खुदरा महंगाई दर कम होकर 6.71% के स्तर पर आई है। जून महीने में ये 7.01% थी। फिर भी ये कहीं न कहीं जो आरबीआई की जो अधिकतम 6% से ऊपर बनी हुई है। खाने पीने की चीजों के दाम में भी राहत। 7 महीने में खुदरा महंगाई दर 6% से अधिकतम पर कायम है। तो कहीं न कहीं इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले बढ़ोतरी की है। मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और इनमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी हुई है। कहीं न कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी, तो कहीं न कहीं जो कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और कहीं न कहीं इससे कहीं न कहीं जो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से कहीं न कहीं जो विकास दर है उसको गति मिलेगी। हाल ही जुलाई में सेवा निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेवा निर्यात 24.91 अरब डॉलर रहा, जबकि इस अवधि में सेवा आयात 15.95 अरब डॉलर रहा है। और जो वस्तुओं निर्यात था उसमें 36 अरब डॉलर का रहा। बाकी जो आयात है वो 66.70 अरब डॉलर का रहा, जिससे कहीं ना कहीं हमें व्यापार घाटा लगा है और सेवा निर्यात से हमें कहीं ना कहीं व्यापार सरप्लस रहा है। 12.3% की बढ़ोतरी जून में औद्योगिक उत्पादन में हुई है। ये 19.6% का इजाफा आईआईपी में हुआ था मई के महीने में। तो हम जो यहाँ पे जो टर्मोलॉजी दे रहे थे ना, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को समझ लेते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो होता क्या है। अब यहाँ पर जैसे एक फर्म दे रखा और फर्म के सामने एक होलसेल डिपॉजिट दे रखा। अब जैसे ही फर्म से जो वस्तुएं जो सामान है उनकी बिक्री होती है, तो कहीं ना कहीं होलसेल के बात आ जाता है। तो होलसेल जो डब्ल्यूपीआई है वो कहीं ना कहीं खुदरा जो होलसेल होते हैं, यानी जो थोक व्यापारी होते हैं, उनके लिए जो महंगाई को तय करने के लिए एक अच्छा उपाय है। और उसके बाद जो होलसेल रहती है ये कहीं ना कहीं जो अपने दुकानदार जो रिटेलर से रहते हैं उनको सामान बेचते हैं और जो रिटेलर रहते हैं ये आखिरी में कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बेचते हैं। तो जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण महंगाई इंडेक्स होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे एक आम आदमी पर महंगाई का कितना प्रभाव पड़ रहा है इसे हम नाप सकते हैं। तो हम दोनों में देख लेते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या अंतर है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो महंगाई की दर को मापने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों को ट्रैक करता है, जबकि खुदरा स्तर से पहले के चरणों में माल की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है कौन? डब्ल्यूपीआई। तो अब इस इंडेक्स की हम बास्केट देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में क्या क्या चीज शामिल। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि फूड एंड बेवरेज,
यानी खाद्य और पेय पदार्थ, इसका जो वेटेज है वो उच्चतम है। फिर उसके बाद आता है पान, तंबाकू, नशीले पदार्थ, इनका भार है न्यूनतम भार है। फिर उसके बाद आता है कपड़े और जूते, तो इनका जो भार है वो भी ठीक ठाक है। और उसके बाद आता है आवास। आवास यानी जिसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ग्रामीण के अंतर्गत नहीं आता है। और फिर आता है ईंधन और प्रकाश। फिर आती है विविध सेवा। ये इस तरह से इसका इंडेक्स बास्केट बनता है। फिर हम इसी के होलसेल प्राइस इंडेक्स के बास्केट की बात कर ले तो इसमें तीन तरह की वस्तुएं शामिल करते हैं। एक तो प्राथमिक गुड्स, दूसरा है ईंधन और शक्ति, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यानी विनिर्मित उत्पाद। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का है। फिर उसके बाद आता है कहीं ना कहीं फ्यूल एंड पावर का। फिर कहीं ना प्राइमरी गुड्स यानी पहले नंबर पर प्राइमरी गुड्स आ गया, नहीं पहले नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी आर्टिकल्स यानी जो प्राइमरी लेख है, और उसके बाद आता है फ्यूल एंड पावर। अब हम देख लेते हैं कि इनका बेस ईयर इनको जारी कौन करता है। तो जो WPI यानी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। और इसको पब्लिशर कौन करता है, तो इकोनॉमिक एडवाइजर, और उसके अंदर DPIIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो इसका बेस ईयर होता है 2012। और इसको कौन जारी करता है, तो CSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी इसका नाम बदलकर अभी हाल में मेसो कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है। तो जो WPI है इसका जो GDP का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है कि इसमें सर्विस उपयोग नहीं की जाती है, यानी सेवाएं शामिल नहीं की जाती है। दूसरा इसका वेरिएंट यानी जिसमें कोर इन्फ्लेशन है यानी WPI में इस मेजर्ड बाय एक्सक्लूडिंग यानी छोड़कर, किसको छोड़कर, फूड एंड फ्यूल को जोड़कर कोर इन्फ्लेशन ज्ञात की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी होती है यानी अस्थिर वस्तुएं होती है। और दूसरा है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये किस कौन यूज करता है, तो जो RBI है वो जो महंगाई की जो टारगेट दर है उसको ट्रैक करने के लिए करता है कि जो महंगाई दर है वो 2 से 6 के बीच में ही रहे। दूसरा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसमें सर्विस और गुड्स दोनों इंक्लूड होते हैं, बाकी जो WPI है उसमें गुड्स ही इंक्लूड होते हैं। दूसरा इसका वेरिएंट यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसके अंदर सारी कैटेगरीज इंक्लूड की जाती है, वेयर कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूड यानी बाहर रखा जाता है, जैसे वोलेटाइल कमोडिटीज सच एज फूड एंड फ्यूल्स। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा IIP के बारे में जान लेते हैं। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है यानी IIP एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर का एक उपाय है। NSO जो पूर्व में जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO मासिक आधार पर IIP सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों का एक उपाय यानी उनको ट्रैक करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP एक अर्थव्यवस्था के जो मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनके उत्पादन को ट्रैक करता है। अब चलते हैं हमारी अगली बात। पहले इससे पहले थोड़ा सा इस चार्ट को समझिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें तीन चीजें ट्रैक करती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अंदर दो चीजें, एक तो इंडस्ट्री गुड्स और एक होता है यूज बेस्ड गुड्स, यानी जिसके अंदर बेसिक गुड्स आ गए, कैपिटल गुड्स आ गए, इंटरमीडिएट गुड्स आ गए, और एक होता है कंज्यूमर गुड्स यानी जिसके अंदर दो ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स शामिल कर कर लिए जाते हैं। तो इसमें जो कैपिटल गुड्स की बात की उसको जान लेते हैं वो क्या होती है। जो भौतिक संपत्तियां हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है तथा जिनका बाद में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे पूंजीगत वस्तुएं, भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन शामिल करते हैं। फिर हम जान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों,
का सीधा उपयोग करते हैं। इनमें कृषि है, वानिकी है, मछली पकड़ना है, खनन भी शामिल है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर है रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेलवे, एनर्जी, यूटिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल जैसी चीजें शामिल होती है। तो अब चलते हैं हमारी खबर पर। तो इस तरह से ये चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर हम चलते हैं हमारी अगली खबर पर। एम ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसके तहत देश में मतदान के लिए मत पत्र की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की शुरुआत की गई। तो हम कहीं कहीं थोड़ा सा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 61 है को चुनौती दी गई थी, जो चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से संबंधित थी। इसमें कहीं न कहीं जो अनुच्छेद 100 का जो हवाला दिया गया है, तो अनुच्छेद 100 सदन में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदन के कार्य करने के अधिकार और कोरम से संबंधित है। तो सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा का कहीं न कहीं यहाँ संदर्भ लिया गया है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून देश में चुनाव के संचालन से संबंधित है और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 देश की चुनावी प्रणाली का प्राविधान है। इसके अंदर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है ना, प्राविधान है। संविधान संसद राज्य विधानमंडल के चुनाव से जुड़े सभी मामलों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये किस चीज से संबंधित है? तो ये संसद राज्य विधायकों के लिए अर्हताएं एवं योग्यताएं बताता है। आम चुनाव की अधिसूचना इसके के थ्रू जारी की जाती है। चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी, राजनीतिक दलों का निबंधन, चुनाव संचालन, मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति, चुनाव संबंधित विवाद, भ्रष्टाचार आचरण एवं चुनावी अपराध। दूसरा है सदस्यों की अयोग्यता संबंधित जांच से संबंधित निर्वाचन आयोग की शक्तियां, उपचुनाव तथा रिक्तियां भरने की समय सीमा, चुनाव से जुड़े अन्य नए प्रावधान दीवानी न्यायालय को छोड़कर। तो सारे विषय इसके अंदर शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। चीन से पहले भारतीय रेल से जोड़ सकता है काठमांडू। अब ये हमारे कहीं ना कहीं जो GS2 है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, जिसमें चीन जो नेपाल के जो काठमांडू तक रेल परियोजना शुरू करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारत ने इसको देखते हुए भारत ने जो रक्सौल यानी जो बिहार में है और काठमांडू रेल मार्ग पर तैयारी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो भारत और नेपाल के जो संबंध है उनको और मजबूत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इससे भारत चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके विस्तार पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब अंकुश लगाने का प्रयास करेगा, ताकि भारत नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें चीन की जो दखल अंदाजी है वो कम होगी, जिससे कहीं ना कहीं चीन का जो नेपाल पर अवसंरचना के नाम पर, कर्ज के नाम पर उससे जो डेप्थ जाल में फंसाए लेकिन जो उसकी रणनीति है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण कसा जा सकेगा। काठमांडू को रक्सौल से और फिर पहले तो काठमांडू को रक्सौल से जोड़ा जाएगा और फिर उसे कोलकाता तक जोड़ने की संभावना जताई है भारत ने। इससे क्या होगा कि जो जो नेपाल के जो वस्तुएं सामान है उनको सीधे दूसरे देशों तक, अब कोलकाता से उनको समुद्र के रास्ते अन्य देशों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये है मैप, ये बिहार और ये काठमांडू यानी ये नेपाल, या इसकी सीमा लगे तो काठमांडू से नेपाल और नेपाल से होते हुए कोलकाता से इसको समुद्र के रास्ते सारी दुनिया में कहीं भी सप्लाई किया जा सकता है, जिससे नेपाल को फायदा हुआ। क्योंकि नेपाल ऊपर का रास्ता क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है
जिससे नेपाल को इस साइड से तो दुनिया से व्यापार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि नेपाल अगर इस रास्ते से अपने सामान को निर्यात करेगा तो उसका जो लागत है वो कम होगी, तो उसका सामान सस्ता होगा और इससे कहीं ना कहीं उसका जो सामान है वो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में टिका रहेगा। और इससे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल के साथ अच्छे संबंध बनाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक है, सांस्कृतिक के सामाजिक संबंधों को और मजबूत और प्रगाढ़ किया जा सकेगा। तो एक बार आप इसे जरूर देखिए मैप में कि ये काठमांडू रसोल इसकी सीमा किससे लग रही है, और ये किस तरह से ये गंगा के थ्रू होते हुए या हुगली से होते हुए कोलकाता, और कोलकाता से किस तरह से बंगाल की खाड़ी से होते हुए इंडियन ओशन से होते हुए इसे कहीं पे भी सप्लाई की जा सकती है। चलते हैं हमारी अगली खबर। भ्रम फैलाना केजरीवाल की पुरानी आदत। अनुराग जी, जैसा कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो रेवड़ी संस्कृति है वो चर्चा में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है, केंद्र सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी इस पे कहीं ना कहीं एक बहस छिड़ी हुई है। अब जैसे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि रेवड़ी संस्कृति क्या होती है, और रेवड़ी संस्कृति और जन कल्याणकारी राज्य में क्या अंतर है, जो मुक्ति की घोषणा होती है वो किस सीमा तक सही है, और किसके अगर इससे आगे अगर घोषणाएं की जाती तो कहीं ना कहीं किस तरह से वो जो एक रेवड़ी संस्कृति का रूप ले लेती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जन कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो बिना जो जो सेवाएं यानी जो बेसिक सुविधा दिए बिना संभव नहीं हो सकती है। जैसे कि उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य मुहैया करा जाए, उनका सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कहीं ना कहीं जो बिजली है एक सीमा तक बिजली मुहैया कराई जाए, और जो वंचित है, जो गरीब है, उनको आवास सुविधाएं मुहैया करा जाए। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक चीजें हैं अगर वो मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको हम रेवड़ी संस्कृति यानी जो कहीं ना कहीं जो लोक लबान नीति के तहत नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक आदमी को और ये किसी को भी एक मूल अधिकार के तहत मिलनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं उनका विकास होता है, और मुफ्त की घोषणा होती है वो कहीं ना कहीं जो राज्य का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो उसको बढ़ाती है, और वो राज्य की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी एक बार देखिएगा कि कहाँ तक कोई भी चीज सही है और किस सीमा तक अगर दी जाए तो कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, उसके आगे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मक रूप धारण कर सकती है। जिस तरह से हमें पता है कि जो श्रीलंका की आज आर्थिक संकट है उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह से एक मुफ्त की घोषणा है, लोक लॉकडाउन की जो नीतियां अपनाई थी, तो कहीं ना कहीं आज जो श्रीलंका की संकट आए है तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं चीजें सीखनी चाहिए। अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर। तो हमारी अगली खबर है लैंडफिल साइट के कचरे से सड़क बनाए PWT। अब ये हमारे लिए किस महत्वपूर्ण किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे GS3 यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कहीं ना कहीं जो अपशिष्ट ये जो कचरा है उसका किस तरह से मतलब निपटारा किया जाए। अब हमारे यहाँ इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो कचरा होते हैं, जो कचरे के पहाड़ होते हैं, तो हमें देखते हैं कि जिस भी शहर में जाते हैं तो हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं कचरे के, और जिससे कई तरह की जो बीमारियां हैं, वायु प्रदूषण है, कभी जो लैंडफिल साइड पे आग लग जाती है तो उससे वायु प्रदूषण होती है। दूसरा उस कचरे से जो मल रिश्ता है तो उससे कहीं ना कहीं आसपास मच्छर, छोटी छोटी बीमारियां, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अब जो PWT विभाग है उसने जो लैंडफिल साइड की जो कचरा है उससे सड़क बनाने में इसका उपयोग करने की योजना बनाई। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा अवसरंजनागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनेगा, और दूसरा है जो कचरे का निपटान भी किया जा सकेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण की बात हो जाएगी और विकास का भी उपयोग कर लिया जाएगा। इससे दो फायदे होंगे हमारे लिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। अब हमारी अगली खबर है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिल्ली सरकार करेगी मदद। अब हमारे लिए ये किस हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो टॉपिक है उसमें आपदा प्रबंधन दे रखा है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमें समझना चाहिए कि जो आपदा प्रबंधन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो हमें पता है कि आपदा से जान माल को होने वाली जो क्षति है उस पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो अब हमें इस तरह से देखना है कि जैसे भी बहुत सारे राज्यों में बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन होता है, कहीं सुनामी आती है, कहीं ज्वालामुखी फटते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे होने वाली जो जान माल की रक्षा करने के लिए भारत में भी कहीं ना कहीं NDRF है, SDRF है, तो इनका निर्माण किया गया है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे भारत
में जो विभिन्न तरह की भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, तो उससे होने वाली जो जान माल की हानि उसे कम से कम किया जाए। तो इसी में क्या है कि जो दिल्ली सरकार है उसने क्या किया है कि आधुनिक उपकरण खरीदेगी, आपदा प्रबंधन के जो कर्मियों को शोध व अध्ययन करके प्रशिक्षण पे लगाया जाएगा। दूसरा है कि इससे कहीं न कहीं जो क्विक रिस्पांस टीम है, उनको 24 घंटे मतलब एक तैनात किया जाएगा कि जहाँ कहीं भी आग लगे, इमारत गिरने, जैसे लोगों के डूबने जैसी समस्या होती है यमुना में, तो उससे कहीं न कहीं त्वरित कार्रवाई की जा सके। अब हमारे लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या होता है, ये किस तरह से किसी आपदा में मतलब सहायता करता है लोगों की। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, उसमें आपदा की श्रेणी में ये नहीं आती जो अभी मैंने बात की ना, कि इमारत गिरने, यमुना में लोगों के डूबने, आग लगने, तो इसमें ये नहीं आती, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, तो ये चीजें शामिल की जाती। तो इसमें चुनौती क्या है, इसमें और कैसे सुधार किया जा सके, तो हमें इस लिहाज से इस खबर को देखना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। भारत ने जताई ताइवान पर चिंता, आतंकवाद पर रोष। जैसा कि हमें पता है कि चीन और ताइवान के बीच अभी बहुत ही सैन्य अभ्यास और तनाव चल रहा है, क्योंकि जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा थी, उन्होंने ताइवान की यात्रा की थी, तो उससे कहीं कहीं चीन भड़का हुआ है। तो इसी पे हमारे जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने अपना एक मतलब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ताइवान पर जो चीन एक जो सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो इस तनाव को कम करना चाहिए और दोनों पक्षों को इसमें एहतियात यानी सतर्कता बरतनी चाहिए। और चीन जो एक विदेश नीति है, उसका भी कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ वक्ताओं ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने बोला कि भारत पुरानी नीति के तहत ही इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। यानी कहीं न कहीं जो वन चाइना पॉलिसी, तो भारत ने कहीं न कहीं जो जब से मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहीं भी वन चाइना पॉलिसी का मतलब जिक्र नहीं किया। बाकी कहा है कि हाँ, हम पुरानी नीति पर मानते हैं। तो कहीं न कहीं चीज़ें ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं जब से ताइवान ने हमारे लद्दाख के क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू की है, नहीं ताइवान सॉरी माफ़ कीजिएगा, चीन ने, तब से भारत ने कहीं न कहीं जो वन चाइना पॉलिसी उसका मतलब चर्चा या संदर्भ करना बंद कर दिए हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें भारत और अमेरिका ने जो पाकिस्तान स्थित एक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, रऊफ अजहर और एक था लश्कर ए तैयबा आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित करने संबंधित प्रस्ताव में चीन ने कहीं न कहीं उस पर रोक लगा दी तकनीकी आधार से। तो कहीं न कहीं इससे चीन की जो दोहरी नजर आती है, दोहरा होता है कि एक समय बोलता है कि हम सबको मिलकर आतंकवाद पर लड़ना है, और एक दूसरी तरफ है कि आतंकवादियों को संरक्षण देता है। इसकी कहीं न कहीं दोहरी चाल नजर आती है। 5 हाई कोर्ट में 26 जजों की हुई नियुक्ति, बना रिकॉर्ड। देश के 5 हाई कोर्टों में शुक्रवार को 26 जजों की नियुक्ति की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में आई चुनौती, चुनौतियां घटाने को बढ़ा। जैसे हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना क्या है, ये किस तरह से जो आम उपभोक्ता हैं, जो आम जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, टेक्सटाइल है, हैंडलूम में जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनको किस तरह से बढ़ावा देगी और किस तरह से चीन के उत्पादों को टक्कर देने में एक महत्वपूर्ण यानी मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो इसके तहत क्या होगा, इस योजना के तहत जो स्थानीय उत्पाद रहते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, हैंडलूम, ट्रेडिशनल गारमेंट्स, स्थानीय कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट शामिल किए गए, ताकि इन्हें जो बड़े लेवल पर कहीं न कहीं निर्यात भी किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी पहुँच बढ़ाई जाए, ताकि जो चीन का जो हस्तक्षेप है इन उत्पादन उसको कम किया जाए और उसको कहीं न कहीं हमारे देश से धीरे 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 करके बाहर निकाला जाए, क्योंकि चीन कहीं न कहीं धीरे धीरे हमारे पूरे मार्केट पर कैप्चर करता जा रहा है, जिससे हमारे जो आम उपभोक्ता हैं, जो स्थानीय उपभोक्ता हैं, उनको कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और वो घाटे में जा रहे हैं और धीरे धीरे अपना जो जो उद्योग है उसको बंद कर रहे हैं। तो इससे हमारे लिए ये अच्छी खबर नहीं रहती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। अब ये एक उत्कृष्टता उत्कृष्ट जांच के लिए देश भर के 151 पुलिस कर्मियों को मिलेगा गृह मंत्री पदक।
तो अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो 2018 में जो ये गृह मंत्री पदक देने की शुरुआत हुई थी, अब इसका उद्देश्य क्या था कि जो अपराध को अच्छे से जांच कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करना। इससे पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और काम में असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाता है कि कहीं न कहीं जो जो पुलिस का जो रवैया है उसको भी सुधारा जाए। पुलिस सुधार जो रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। चलते हैं हमारी अगली खबर। हिमाचल में जबरन मतांतरण पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना। जैसे कि हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश ने एक धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने वाला जो हिमाचल है वो देश का पहला राज्य बना है। हिमाचल ने सामूहिक और जबरन मतांतरण करवाने पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 वर्ष कठोर कारावास होगा। मतांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए एक धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2019 लाया गया है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बलपूर्वक, कपटपूर्वक तरीके अथवा विवाह के समय जाति या धर्म छिपाने का पता चलने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा। अब सामूहिक मतांतरण क्या होता है, जिसमें दो अथवा इससे अधिक लोगों के का एक साथ कपटपूर्ण या बलपूर्वक मतांतरण करवाना होता है, जिसमें 10 साल की जेल या 1.5 लाख रुपए या दोनों जुर्माना हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो घटना है धर्म परिवर्तन का जबरदस्ती परिवर्तन करने वाली घटना है, उनको रोकने के लिए लाया गया है। 60% एशियाई हाथियों का घर है भारत। तो विश्व हाथी दिवस यानी 12 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। किसके लिए? तो एशियाई हाथियों के लिए। तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के लिए हाथियों की रक्षा के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत लगभग 60% एशियाई हाथियों का घर है। जानवरों के संरक्षण में सफलता को मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए भारत बड़े प्रयास कर रहा है। तो जो पर्यावरण जागरूकता है में स्थानीय समुदाय और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने की जरूरत है ताकि इनके संरक्षण को और बढ़ाया जा सके। हाथी अभ्यारण्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें दुनिया भर के हाथियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए समर्पित है। मानव और हाथी के संघर्ष से निपटने पर केंद्र की नजर, ऐसा भूपेंद्र जी ने कहा है। जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि जो मानव हाथी के संघर्ष है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। इडुक्की केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मानव और हाथियों के बीच बढ़ता संघर्ष एक संवेदनशील मुद्दा है। हर साल औसतन 500 लोग हाथियों के हमले में मारे जाते हैं और लोग भी लगभग 100 हाथियों को मार डालते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशील क्षेत्र मुद्दा भी है और कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। असम के बक्सा जिले में जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ कहीं ना कहीं ये जो तिरंगा, हर घर तिरंगा का एक संदेश देते हैं लोग। तो हम थोड़ा सा एलिफेंट के बारे में जान लेते हैं। एशियन एलिफेंट, एलिफेंट एलिफास मैक्सिमस, ये एशियाई हाथी। तो इसकी जो रेड बुक लिस्ट डाटा है उसमें एक बार हम इसकी स्थिति को देख लेते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि जो एक सबसे शुरुआत होती है नॉट इवेल्युएट यानी एनई, फिर आता है डाटा डेफिशिएंट डीडी, फिर आता है लिस्ट कंसर्न, फिर उसके बाद आता है नियर थ्रेटन, फिर उसके बाद आता है वल्नरेबल और फिर आता है एंडेंजर्ड यानी ईएन, और फिर उसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटेंड इन द वाइल्ड और फिर आता है एक्सटेंड। तो ये कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कोलेप्स की रिस्क यानी जो खत्म होने की दर है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब एंड्रॉइड में क्या उसकी स्थिति है बहुत ही संवेदनशील है। अब हमें इसकी स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जैसे अब यहाँ हम इस मैप में देखते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। तो जैसे हमें इस कलर में दिखाई दे रहा जा रहा है यानी एक्सटेंट, यानी यहाँ पर ये प्रेजेंट है और यहाँ पर इनकी स्थिति है। जैसे भारत ने बोला है कि 60% से ज्यादा अभी भी एशिया हाथी हमारे देश में मौजूद है, तो ये उसकी स्थिति को दिखा रहा है। और ये जो पॉसिबली एक्सटेंड दिखा रहा है, यानी जो एशिया हाथी की बात करें तो उसके एक लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ हमारे देश में भारतीय हाथी मौजूद है। कहीं ना कहीं जो
छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहे हैं, और इधर केरल, और केरल की साइड में हमें दिखाई दे रही है कि हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं हाथी की जो एशियाई हाथी है वो मौजूद है। अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर। इच्छा मृत्यु पर अड़े दोस्त को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। तो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि इच्छा मृत्यु क्या होती है, कि इच्छा मृत्यु का क्या प्रावधान है हमारे संविधान के तहत किया गया है, इच्छा मृत्यु कब दी जा सकती है। तो जो हमें इस तरह से इस पर अपना फोकस रखना है कि इच्छा मृत्यु कब संविधान में अनुमति दी गई है, कि जो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, और कोई भी जब जो मतलब जो सपोर्टिव सिस्टम है, यानी जो लाइफ सपोर्टिव सिस्टम पर अगर कोई आदमी पहुंचता है तो अपना एक विल पावर लिख सकता है कि मैं अगर इस सिस्टम पर पहुंचता हूँ, यानी मुझे यांत्रिक विधियों के द्वारा जीवित रखा जाता है, तो कहीं न कहीं मुझे उन पर जीवित में रख के मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो हमें इस तरह से इस खबर को देखना है। शुक्र मिशन से सुलझेगा सवाल, एक बार इसे आप जरूर देखिएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। रिकवरी एजेंटों पर नकेल कसने की कोशिश। तो बैंकों और वित्तीय संस्थान जो रिकवरी एजेंट नियुक्त किए जाते हैं जो लोन की रिकवरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई ने इन पर नकेल कसा है। उन्होंने कहा है कि जो रिकवरी एजेंट है वो मारपीट करते हैं, शारीरिक और मानसिक तौर पर जो उपभोक्ता होते हैं उनको परेशान करते हैं, कर्ज लेने वाले ग्राहकों के परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं, उनको संपर्क करने का गलत संदेश भेजते हैं। तो इस तरह से इस पर रोक लगाई है। और कॉरपोरेट कर संग्रह में वृद्धि हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार में मतलब कमी आई है। तो ये जो टॉपिक है कॉर्पोरेट कर है, विदेशी मुद्रा भंडार है, जब हम इन्हें पुस्तकों में देखेंगे तो हमारी एकदम नजर जाएगी कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की वजह विदेशी मुद्रा अस्फीति में कमी आना है। अब हमारी अगली खबर है, पैक्स की सहकारिता का आत्मा है, अमित शाह जी ने कहा है। तो हम पहले जान लेते हैं कि जो पैक्स क्या है, यानी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वो है क्या। पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, एक बुनियादी इकाई है और भारत में सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्थाओं में से एक है। ये जमीनी स्तर पर, ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर काम करती हैं। किसानों को साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने के लिए पैक्स का गठन किया गया था। इससे किसानों को फायदा होता है। किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज, खाद, बीज, दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। इनका किसानों को फायदा भी हो रहा है। फसल लोन में एक किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से अधिकतम 11,250 रुपये नगद और 3,700 रुपये खाद, बीज व दवाइयों के रूप में मिलता है। किसानों को 7% सालाना ब्याज की दर से कर्ज मिलता है। भुगतान तय सीमा में कर दें 2 से 3% ब्याज की छूट मिल जाती है। कुल मिलाकर 4% ब्याज पर किसानों को कर्ज मिल जाता है। महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। यूक्रेन में ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूसी गोलाबारी से दुनिया चिंतित। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो जो ज़पोरिजिया जो परमाणु संयंत्र है यूक्रेन का, उसके आसपास गोलाबारी हुई, इस पर कहीं ना कहीं दुनिया ने चिंता व्यक्त की है। क्योंकि हमें पता है कि जो परमाणु संयंत्र है, अगर मान लो उसमें अगर कुछ अचानक किसी दुर्घटना हो जाती है तो कहीं न कहीं एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या या पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे हमें पता है कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका ने बम गिरवाया था, तो उससे कितने लाखों लोगों को नुकसान हुआ था। तो कहीं न कहीं तो ये एक चिंता व्यक्त की है। हम्बनटोटा नहीं पहुंचा चीनी शोधपोत, श्रीलंका की अनुमति का इंतजार। तो कहीं न कहीं भारत ने जो अपनी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कहीं न कहीं जो श्रीलंका के सामने विरोध प्रकट किया था कि जो चीनी जासूसी पोत है उससे कहीं न कहीं हम्बनटोटा पर न आने दिया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ था। तो भारत ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी, जिससे कहीं न कहीं इसे जो चीनी ने जो श्रीलंका उसने इस पर रोक लगा दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर।
तो जो हमारी आज की खबर है वो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। एक बार हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भी चर्चा में बना हुआ था। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ा जाना है। यह परियोजना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड वन बेल्ट वन रोड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विकास रणनीति है जो कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। इसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीनी और समुद्र होते हुए एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ने का विचार है। हालांकि इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे के द्वारा चीन अपना वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना के माध्यम से चीन प्राचीन सिल्क मार्गों को पुनः विकसित कर रहा है। इसके महत्व परियोजना के जरिए चीन सड़कों को रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर फिर अफ्रीका तक स्थलीय व समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। यह परियोजना चीन ने 2013 में शुरू की थी। तो अब एक बार हम इस मैप को देख लेते हैं कि किस तरह से चीन अपनी जिस महत्वाकांक्षी परियोजना के थ्रू मध्य एशिया से कैसे यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, और इधर से मतलब समुद्र के रास्ते से होते हुए किस तरह से अपने जो मतलब एक तरह से अफ्रीका से, एशिया से किस तरह से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये जो मैरीटाइम रोड ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो समुद्र के रास्ते जोड़ रहा है, जो कोलंबो है, कोलकाता, जो यहाँ चटगांव है बांग्लादेश का, और कोको द्वीप है यहाँ पे जो म्यांमार का था। तो कहीं ना किस तरह से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं अपना जो प्रभुत्व है उसको जमाने का प्रयास कर रहा है। तो एक बार इसे आप देखिएगा। धन्यवाद।